हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि दुष्यंत सिविल क्लासेस के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में हाल ही में नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में 5000 प्रश्नों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, जो आपकी नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु है, इसके संदर्भ में जो 5000 प्रश्नों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, इन्हीं के संदर्भ में फिलहाल YouTube पर आपकी डेमो क्लासेस संचालित हो रही हैं, ताकि आप प्रश्नों की जो प्रकृति है उसके साथ अपना जुड़ाव कर पाएँ, या प्रश्नों की जो गहराई है उसके साथ आप लोग अपना जुड़ाव कर पाएँ। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग ये सुनिश्चित करा पाएँ अपने आप को कि ये जो तमाम प्रकार के प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, और इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के साथ जो आपको अपना गंभीर जुड़ाव लेकर के चलना है, आप अपने आप को ये बिल्कुल समझाते हुए चलेंगे कि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के संदर्भ में कितनी गहराई में जाते हुए आपको सुविधा देने का कार्य करेंगे, या किस सीमा तक आपको क्या है सहूलियत देने का कार्य करेंगे। तो देखिए, अभी हम क्या करेंगे कि क्योंकि आपकी कुछ डेमो क्लासेस यूट्यूब पर रहेंगी, तो जो अलग अलग प्रकार के राजनीतिक विचारक हैं, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो वर्तमान में आपका पाठ्यक्रम बना हुआ है, आपके उसी पाठ्यक्रम के अनुसार जो अलग अलग प्रकार के राजनीतिक विचारक हैं, उनके संदर्भ में हम पहले कुछ डेमो क्लासेस आपके सामने क्या है रखना चाहते हैं। जैसे इससे पहले जो आपकी डेमो क्लास रही होगी वो प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत के संदर्भ में रहा होगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अरस्तू का जो नागरिकता संबंधी विचार है। तो अरस्तू के केवल और केवल नागरिकता संबंधी विचार को आधार बनाते हुए हमने कुछ सवाल आपके लिए तैयार किए हैं, और इन तमाम प्रकार के सवालों को आज की कक्षा के माध्यम से हम क्या है आपके सामने रखेंगे, और इन तमाम प्रकार के सवालों को आपको किस प्रकार से अप्रोच करना है ये आपको सिखाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो आपके अन्य राजनीतिक विचारक हैं, है ना, उनके संदर्भ में भी क्या है आपके सामने कक्षाएं आती रहेंगी, है ना। YouTube पर बहुत ज़्यादा डेमो क्लासेस आपको नहीं मिल पाएंगी। मैंने पहले कहा था कि YouTube पर कुछ ही संख्या में आपको क्या है डेमो क्लासेस मिलेंगी। बाकी सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको विजिट करना है, और वहाँ पर आपको तमाम प्रकार की जो क्लासेस हैं वो पेड फॉर्म में आपको क्या है मिल जाएंगी। तो बहरहाल आज जो हमने सवाल आपके सामने रखे हैं, उन सवालों का जो संबंध है या इन तमाम प्रकार के सवालों का जो सरोकार है वो केवल और केवल अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार के साथ है। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि जैसे भी मैं कोई भी टॉपिक आपके सामने रखूंगा तो उस टॉपिक को आपको किस प्रकार से अप्रोच करके चलना है ये पहले मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। देखिए, अगर आप अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार की बात करते हैं तो अरस्तू ने अपने नागरिकता संबंधी विचार को सार्वभौमिक रूप में स्वीकार नहीं किया था। अब देखो, ये बात यहां पर पकड़ने वाली है कि अरस्तू ने अपने नागरिकता संबंधी विचार को सार्वभौमिक रूप में आपके सामने नहीं रखा, या नागरिकता संबंधी विचार का जो प्रेजेंटेशन है या जो प्रस्तुतिकरण है वो सार्वभौमिक रूप में आपके सामने नहीं रखा। इसका मतलब ये होगा कि अरस्तू राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रत्येक वर्ग को या राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। तो ये बात जरूर आप शुरुआत में अपने आप को समझाते हुए चलेंगे कि अरस्तू का जो नागरिकता संबंधी विचार है उन्होंने इस मामले को आपके सामने सार्वभौमिक रूप में नहीं रखा, यानी कि कुछ वर्गों को नागरिकता की दुनिया से बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया, कुछ वर्गों को नागरिकता की दुनिया से बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया, है ना।
क्योंकि यही बात आपको शुरुआत में पकड़नी है। और जो भी तमाम प्रकार के सवाल हम आपके सामने रखेंगे, उन तमाम प्रकार के सवालों को जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो इसी विचार के आलोक में क्या है, आप उन तमाम प्रकार के सवालों को अटेम्प्ट करने का कार्य करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर समझा देता हूं, फिर मैं सवालों की ओर आपको क्या है लेकर के जाऊंगा। जैसे आपने अरस्तु का रेफरेंस लिया और अरस्तु के बारे में क्या कहा आपने, नागरिकता संबंधी विचार, नागरिकता संबंधी विचार, अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार। तो देखो, नागरिकता के संदर्भ में अगर आपके सामने कैसा भी सवाल आ जाए तो आप लोग उसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो नागरिकता संबंधी जो विचार है, जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया, इसको सार्वभौमिक रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था। इसको क्या है, सार्वभौमिक रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था। इसको सार्वभौमिक रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति कोमा वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति कोमा वर्ग को नागरिकता, प्रत्येक व्यक्ति कोमा वर्ग को नागरिकता दिए जाने के पक्ष में नहीं थे, 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 नागरिकता दिए जाने के पक्ष में नहीं थे। ये बात आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। और यहां पर ये विचार और लेकर के चलते हैं, बाकी फिर हम सवालों को अटेम्प्ट करने का कार्य करेंगे, ठीक है। अरस्तु जो हैं वो मानसिक योग्यता को प्राथमिकता अधिक देते हैं। अरस्तु जो हैं वो मानसिक योग्यता को अधिक प्राथमिकता देते हैं, मानसिक योग्यता को अधिक प्राथमिकता देते हैं। और जो शारीरिक योग्यता है, जो शारीरिक योग्यता है, यानी कि जो फिजिकल एफिशिएंसी है या जो शारीरिक योग्यता है, उसको कम प्राथमिकता देने का कार्य करते हैं, उसको कम प्राथमिकता देने का कार्य करते हैं। तो नागरिकता का खेल अगर आपको अरस्तु की ओर से खेलना है तो ये कुछ बातें आपको बतानी आनी चाहिए। हालांकि ये बातें मैं बहुत गहराई में जाकर के आपके सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन थोड़ा जुड़ाव करने के लिए इतना बताना या इतना समझाना जरूरी हो जाता है कि सार्वभौमिक रूप में लेकर के नहीं चलेंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि जो अरस्तु हैं वह प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग को नागरिकता दिए जाने के पक्ष में नहीं थे, मानसिक योग्यता को अधिक प्राथमिकता देने का कार्य किया, मानसिक योग्यता को अधिक प्राथमिकता देने का कार्य किया। और ये जो मानसिक योग्यता है, यही तमाम प्रकार की जो आपके रेस्पेक्टिव विंडोज हैं वो आपके सामने क्या है मेरे प्यारे साथियों, ओपन करने का कार्य करती है, ओपन करने का कार्य करती है ना। तो इतना ही ले लेते हैं। जैसे पहला सवाल क्या है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको मान के चलेंगे। क्या कहता है कि अरस्तु के अनुसार नागरिकता का आधार शासन में भागीदारी है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का आधार क्या है, पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, यानी कि शासन में क्या है, भागीदारी है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि नागरिकता की वकालत जब अरस्तु ने की या नागरिकता संबंधी जो विचार अरस्तु ने आपके सामने रखा, तो उसके आलोक में अरस्तु ने लोगों की मानसिक योग्यता को अधिक प्राथमिकता दी और मानसिक योग्यता को प्राथमिकता देते हुए कहा कि भैया नागरिक उन्हें ही समझा जाएगा या नागरिकता उन्हें ही प्रदान की जाएगी जिनके पास मेंटल एफिशिएंसी काफ़ी इफेक्टिव होगी। क्योंकि अगर उनके पास मेंटल एफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनका पार्टिसिपेशन आएगा और राज्य की जो तमाम प्रकार की गतिविधियां हैं वो अपने आप को मजबूती दिलाने का कार्य करेंगी या अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगी या अपने आप को संगठित करने का काम करेंगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अरस्तु ने नागरिकता का जो आधार बनाया वो मेंटल एफिशिएंसी को बनाया, यानी कि लोगों की जो मेंटल एफिशिएंसी है, यानी कि लोगों की जो मानसिक योग्यता है उसको आधार बनाने का कार्य किया। और मानसिक योग्यता को आधार बनाते हुए कहा कि भैया नागरिकता का मतलब क्या होगा, शासन में भागीदारी। नागरिक उसे ही माना जाएगा जो शासन में भागीदारी लेकर के आएगा, अर्थात जिसके पास क्या होगी, मेंटल एफिशिएंसी होगी। लोगों की जो शारीरिक योग्यता है उसको अरस्तु ने क्या है, रिजेक्ट करने का कार्य किया था अपने नागरिकता संबंधी विचार के आलोक में। तो आपको यह बताना है कि इस विचार की आधुनिक लोकतंत्र से सबसे बड़ी समानता क्या है, इस विचार की आधुनिक लोकतंत्र से सबसे बड़ी समानता क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आधुनिक लोकतंत्र के हिसाब से बताना है, अगर आपको मॉडर्न डेमोक्रेसी के हिसाब से बताना है, अगर आपको मॉडर्न डेमोक्रेसी के हिसाब से बताना है, बात को समझना,
तो मॉडर्न डेमोक्रेसी के हिसाब से जब आप बताने का काम करेंगे तो यहां भी आपको यही भाव लेकर के आना पड़ेगा कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी क्या है, शासन में लोगों की भागीदारी, शासन में लोगों की भागीदारी, शासन में लोगों की भागीदारी, शासन में लोगों की भागीदारी। और शासन में जो लोगों की भागीदारी मॉडर्न डेमोक्रेसी के आलोक में सुनिश्चित की जाती है, वो किसके माध्यम से की जाती है? मतदान के अधिकार के माध्यम से की जाती है। वो किसके माध्यम से की जाती है? मतदान के अधिकार के माध्यम से की जाती है। वो मतदान के अधिकार से माध्यम से की जाती है, मतदान के अधिकार से माध्यम से की जाती है। और आधुनिक लोकतंत्र में जो मतदान का अधिकार है उसके सार्वभौमिक रूप को एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कि उसके सार्वभौमिक रूप को या स्वरूप को एक्सेप्ट किया जाता है। तो अरस्तु भी अपनी यही वकालत करते हैं कि शासन में भागीदारी क्या है? नागरिकता है। जो लोग शासन में भागीदारी देने के योग्य हैं, यानी कि जिनके पास व्यवस्थित मानसिक योग्यता है, उन्हीं को हम क्या मान के चलेंगे? नागरिक मानते हुए चलेंगे। और इस विचार की आधुनिक लोकतंत्र से सबसे बड़ी जो सिमिलरिटी आप स्टैब्लिश करेंगे या सबसे बड़ी जो समानता आप स्टैब्लिश करेंगे तो आप किसके आधार पर करेंगे? सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर करेंगे। क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो लोगों का शासन में भागीदारी आता है वो कैसे आता है? मतदान के अधिकार से के माध्यम से आता है। और मैंने आपको बताया कि आधुनिक लोकतांत्रिक दुनिया में मतदान का जो अधिकार है उसको अधिकांशतः सार्वभौमिक रूप में क्या है? एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 की डिमांड थी उसके रिगार्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा डी आपका क्या होगा? यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, डी आपका क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा आपको? क्वेश्चन नंबर 2 इसको मान है ना। तो अरस्तु की नागरिकता अवधारणा में जो श्रेष्ठ नागरिक है और जो श्रेष्ठ मनुष्य है इसके बीच का जो भेद है वो किस दार्शनिक समस्या को स्पष्ट करता है? देखो अरस्तु जो है श्रेष्ठ नागरिक किसे मान के चलते हैं? श्रेष्ठ नागरिक का मतलब क्या होता है उनके अनुसार? जो कानूनों का पालन करने वाला हो, जो कानूनों कोमा नियमों का पालन करने वाला हो, जो कानूनों कोमा नियमों का पालन करने वाला हो, जो कानूनों कोमा नियमों का पालन करने वाला हो। और अरस्तु के अनुसार जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो क्या होता है? तो श्रेष्ठ मनुष्य क्या हो जाता है? जो नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता हो, जो नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता हो, जो नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता हो, जो नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देने का कार्य करता हो, जो नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देने का कार्य करता हो। अब इस सवाल को पढ़ो कि अरस्तु की नागरिकता अवधारणा में श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ मनुष्य के बीच का भेद किस दार्शनिक समस्या को स्पष्ट करता है? तो किस दार्शनिक समस्या को स्पष्ट करता है? तो यहां पर जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रखा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा नैतिकता बनाम राजनीति, नैतिकता बनाम राजनीति। क्योंकि जो श्रेष्ठ नागरिक है उसका मतलब क्या होगा? राजनीतिक व्यवहार होगा। और राजनीतिक व्यवहार का मतलब क्या होगा? कि श्रेष्ठ नागरिक आप एक ऐसे नागरिक को मान करके चलेंगे जो राज्य के कानूनों का, नियमों का आज्ञाकार हो या पालन करने वाला हो। और श्रेष्ठ मनुष्य आप किसको मान के चलेंगे? जो अपने जीवन के नाना प्रकार के व्यवहारों के संदर्भ में नैतिक मूल्यों को, मोरल वैल्यूज को प्राथमिकता देने वाला हो। तो एक तरफ क्या आ जाता है? राजनीतिक व्यवहार आ जाता है। एक तरफ क्या आ जाता है? राजनीतिक व्यवहार आ जाता है। एक तरफ क्या आ जाता है? राजनीतिक व्यवहार आ जाता है। और एक तरफ क्या आ जाता है? नैतिक व्यवहार आ जाता है। एक तरफ क्या आ जाता है? नैतिक व्यवहार आ जाता है, नैतिक व्यवहार आ जाता है। तो यहां पर जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो प्रॉपर आंसर आप लेकर के चलेंगे वो क्या हो जाएगा? आपका नैतिकता बनाम राजनीति हो जाएगा, नैतिकता बनाम राजनीति हो जाएगा। नैतिकता बनाम राजनीति क्या है? आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ये है, इसको पढ़ेंगे पहले। तो अरस्तु का यह कथन कि राज्य व्यक्ति से पहले है किस प्रकार की दार्शनिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है? मैंने पहले कई बार आपको बताया होगा कि अरस्तु का ये बहुत ही फेमस कोटेशन माना गया है या अरस्तु का ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट माना गया है। अरस्तु कहा करते थे कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले आता है। तो अगर सवाल ये पूछता है कि अरस्तु का यह कथन कि राज्य व्यक्ति से पहले है किस प्रकार की दार्शनिक
परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, किस प्रकार की दार्शनिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे, इसका राइट आंसर क्या लेके चलेंगे, सामुदायिकतावाद। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सामुदायिकतावाद हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामुदायिकतावाद हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका सामुदायिकतावाद हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अरस्तु की बात करेंगे और अरस्तु के सामने देखो, अगर आप अरस्तु के सामने क्या है, राज्य को रखने की बात करेंगे, या अरस्तु के सामने क्या है, आप समाज को रखने की बात करेंगे, तो दोनों को अगर आप जोड़ के व्यवहार करते हैं, यदि आप दोनों को क्या है जोड़ के व्यवहार करते हैं, तो दोनों के संदर्भ में अरस्तु ने कहा कि राज्य तथा समाज दोनों व्यक्ति से पहले, राज्य तथा समाज दोनों व्यक्ति से पहले, राज्य तथा समाज दोनों व्यक्ति से पहले, राज्य तथा समाज दोनों व्यक्ति से पहले। तो आप जान पा रहे हैं कि राज्य भी अपने आप में क्या है, समुदाय है। राज्य भी अपने आप में क्या है, समुदाय है। और समाज भी अपने आप में क्या है, समुदाय है। राज्य अपने आप में क्या है, समुदाय है, और समाज भी अपने आप में क्या, समुदाय है। और अगर ये दोनों अपने आप में समुदाय हैं तो यहाँ पर क्या जुड़ के काम करेगा, सामूहिकता जुड़ के काम करेगा। यहाँ पर भी क्या जुड़ के काम करेगा, सामूहिकता जुड़ के काम करेगा। दोनों ही संदर्भ में आपको क्या है, सामूहिकता को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो सवाल की डिमांड के अनुसार यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा यही होगा कि अरस्तु का यह कथन कि राज्य व्यक्ति से पहले है, या उन्होंने ये भी कहा कि राज्य जो समाज है वो व्यक्ति से पहले है, दोनों के संदर्भ में क्या है, उनका यही स्टेटमेंट आपके सामने आता है। तो आंसर आप क्या लेके चलेंगे, सामुदायिकतावाद आप लेके चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर राज्य का मतलब क्या है, राज्य अपने आप में संगठित व्यवस्था है। समाज का मतलब क्या है कि समाज अपने आप में क्या है, संगठित व्यवस्था है। राज्य अपने आप में क्या, समुदाय है। और समाज अपने आप में क्या, समुदाय है। तो समुदाय है तो यहाँ भी सामूहिकता जुड़ेगी, और समुदाय है तो यहाँ भी क्या जुड़ के काम करेगा, सामूहिकता जुड़ के काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, सामुदायिकतावाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिकतावाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे सामने क्या है, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों में दासों और स्त्रियों को बाहर रखा गया। यह आप जानते ही हैं, दासों और स्त्रियों को बाहर रखा गया। ये जो है किस सिद्धांत का उदाहरण है, किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक असमानता का सिद्धांत। यहां पर आपका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक असमानता का सिद्धांत। क्योंकि अगर आप दास की बात करोगे या अगर आप महिलाओं की बात करोगे, तो दासों और महिलाओं के संदर्भ में अरस्तु ने साफ साफ कहा था कि प्राकृतिक तौर पर क्या है, इनमें मानसिक योग्यता कैसी नहीं है, उच्च कोटि की नहीं है। मानसिक योग्यता कैसी नहीं है, उच्च कोटि की नहीं है, उच्च कोटि की नहीं है। क्योंकि इनके व्यक्तित्व में प्राकृतिक तौर पर ही मानसिक योग्यता उच्च कोटि की नहीं पाई जाती। इसी नाते क्या है, ये बाकी लोगों से क्या हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं। इसी नाते क्या है, बाकी लोगों से ये असमान हो जाते हैं। और जैसा अभी भी मैंने आपको समझाया कि अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचार के आलोक में लोगों की जो मानसिक योग्यता है उसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने का कार्य किया था। तो भाव यहाँ पर यही जुड़ेगा कि चाहे बात दास का हो या महिलाओं का हो, तो दासों और महिलाओं दोनों के बारे में अरस्तु ने साफ साफ कहा कि प्राकृतिक तौर पर इनमें मानसिक योग्यता उच्च कोटि की नहीं पाई जाती। इस नाते क्या है, ये काफ़ी लोगों से क्या हो जाते हैं, असमान हो जाते हैं। और असमानता का भाव आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है, प्राकृतिक तौर पर आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्राकृतिक असमानता का सिद्धांत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक असमानता का सिद्धांत क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात यहां पर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या है, अरस्तु के अनुसार नागरिकता का लक्ष्य श्रेष्ठ जीवन यानी कि गुड लाइफ है। यह विचार आधुनिक राजनीति में किस सिद्धांत के समान है ना। तो देखो, नागरिकता का जो लक्ष्य है श्रेष्ठ जीवन है। बात को समझो, नागरिकता जो अरस्तु की है वो आपको क्या देती है, शासन में भागीदारी देती है। वो क्या देती है, शासन में भागीदारी आपको देने का काम करती है। शासन में भागीदारी आपको देने का काम करती है ना। दूसरी बात क्या है, आपके व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति प्रदान करती है।
आपके व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति प्रदान करती है, आपके व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। तीसरी बात क्या है, आपके व्यक्तित्व को स्वतंत्रता प्रदान करती है, स्वतंत्रता प्रदान करती है। और अगर नागरिकता आपको शासन में भागीदारी देती है, आपके व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देने का कार्य करती है, आपके व्यक्तित्व को स्वतंत्रता प्रदान करती है, तो फाइनली क्या है, फाइनली आपके व्यक्तित्व को कहाँ लेकर के जाती है, फाइनली आपके व्यक्तित्व को एक श्रेष्ठ जीवन की ओर लेकर के जाती है, एक श्रेष्ठ जीवन की ओर लेकर के जाती है। फाइनली आपके व्यक्तित्व को एक श्रेष्ठ जीवन की ओर लेकर के जाती है। तो आधुनिक राजनीति में इसकी जो समानता आप स्टैब्लिश करेंगे तो आप लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के साथ करेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के साथ करेंगे, लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के साथ करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आपका कल्याणकारी राज्य यहां पर क्या आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रख देते हैं। आइए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे मेरे प्यारे साथियों क्या पुटअप किया गया है, अरस्तु की नागरिकता में मध्यम वर्ग की भूमिका को उन्होंने क्यों केंद्रीय माना। देखो अगर आप अरस्तु का क्रांति संबंधी विचार पढ़ने का कार्य करेंगे तो अरस्तु ने अपने क्रांति संबंधी विचार के प्रस्तुतिकरण के आलोक में साफ साफ कहा था कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, इनके बीच में मध्यम वर्ग को लाना बड़ा जरूरी हो जाता है। इनके बीच में क्या है, मध्यम वर्ग को लाना बड़ा जरूरी हो जाता है। या जिन लोगों के पास विशेषाधिकार या अधिकार बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, या जिन लोगों के पास अधिकार नहीं होते, या जिन लोगों को अधिकार विहीन कर दिया जाता है, तो उनके बीच में भी क्या है, मध्यम वर्ग को लाना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्योंकि मध्यम वर्ग अमीरी और गरीबी के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है, और क्योंकि मध्यम वर्ग अधिकार संपन्न और अधिकार विहीन होने की स्थिति में भी क्या है, एक बैलेंस बनाने का कार्य करता है। तो अरस्तु ने समझाने का कार्य किया था कि अगर आप मध्यम वर्ग की उपस्थिति को या मध्यम वर्ग की उपलब्धता को प्राथमिकता देने का कार्य करेंगे तो इससे क्रांति को पनपने से रोका जा सकता है। तो उन्होंने इस बात को कहा था। लेकिन यह सवाल क्या है, अरस्तु की नागरिकता में मध्यम वर्ग की भूमिका को उन्होंने क्यों केंद्रीय माना। तो इसका आंसर तो वही बन जाएगा क्योंकि ये राज्य को क्या है, स्टेबलाइज जोन में लेकर के जाएगा, राज्य को क्या है, स्थिरता देने का काम करेगा, अमीरी और गरीबी के बीच क्या है, बैलेंस स्टैब्लिश करने का काम करेगा, अधिकार संपन्न स्थिति और अधिकार विहीन स्थिति के मध्य भी क्या है, एक बैलेंस स्टैब्लिश करने का काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ए क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहां पर क्या है, अटेम्प्ट करके चलना है। अरस्तु नागरिकताओं को केवल सभाओं और न्यायालयों में भागीदारी तक सीमित करते हैं। आधुनिक दृष्टि से यह सीमा किस प्रकार आलोचना योग्य है। क्योंकि अरस्तु ने जो कहा कि नागरिकता का मतलब क्या हो जाता है, नागरिकता या नागरिक का मतलब क्या हो जाता है, नागरिकता या नागरिक का मतलब क्या हो जाता है, शासन में भागीदारी, शासन में भागीदारी, शासन में भागीदारी, शासन में भागीदारी। और शासन में जो भागीदारी है उसमें भी उन्होंने जो प्राथमिकता देने का काम किया, उसमें भी उन्होंने जो प्राथमिकता देने का कार्य किया, तो विधानमंडल के कार्य, विधानमंडल के कार्य, विधानमंडल के कार्य। और सेकंड क्या था, न्यायपालिका के कार्य। सेकंड क्या था, न्यायपालिका के कार्य। सेकंड क्या था भाई, न्यायपालिका के कार्य। सेकंड क्या था, न्यायपालिका के कार्य। तो सवाल एकदम सही जाता है कि अरस्तु नागरिकता को केवल सभाओं का मतलब क्या हो जाएगा, विधानमंडल हो जाएगा। और आगे स्पष्ट है, न्यायालयों में भागीदारी तक सीमित करते हैं। आधुनिक दृष्टि से यह सीमा किस प्रकार आलोचना योग्य है, यह सीमा किस प्रकार आलोचना योग्य है, यह सीमा किस प्रकार आलोचना योग्य है। अब यहां पर जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं आप उनको अटेम्प्ट करने का कार्य करेंगे। यह शिक्षा की अनदेखी करती है,
है ना, तो ये तो कैलकुलेट नहीं होगा। यह केवल सैन्य दृष्टिकोण अपनाती है, नहीं होगा। यह राज्य की सार्वभौमिकता को नकारती है। यहां पर आपका मन जा सकता है कि हम इसको अपना क्या है आंसर बना करके चलें, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है आपका भेदभाव। यहां पर क्या आपका भेदभाव है, और भेदभाव जो है दो प्रकार से है। लिंग आधारित भेदभाव है, लिंग आधारित क्या मिलेगा, भेदभाव आपको मिलेगा, और वर्ग आधारित भी क्या है आपको भेदभाव मिलेगा। वर्ग आधारित भी क्या है आपको भेदभाव मिलेगा, वर्ग आधारित भी क्या है आपको भेदभाव मिलेगा। लिंग आधारित भेदभाव होने का मतलब क्या है कि महिलाओं को नागरिकता नहीं दी, और वर्ग आधारित भेदभाव का मतलब क्या है कि आप मान सकते हैं कि जो शिल्पी वर्ग है उसको नागरिक नहीं माना, जो मजदूर वर्ग है उसको नागरिक नहीं माना, या जो आपका श्रमिक वर्ग है उसको नागरिक नहीं माना। तो आधुनिक संदर्भ में अगर आपको आलोचना करनी है तो आलोचना आप कैसे करेंगे, आप आलोचना करते समय भेदभाव को प्राथमिकता देने का काम करेंगे, और भेदभाव जो होगा वो भी दो प्रकार से आपके सामने आएगा। लिंग आधारित भेदभाव आपको मिलेगा और वर्ग आधारित भेदभाव आपको मिलेगा। तो आंसर क्या बनेगा, यह लिंग और वर्ग भेद पर आधारित है। तो सवाल नंबर 7 का यहां पर जो आपका राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों, ए विल बी द राइट आंसर। ए क्या है यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आ जाओ, क्या है देखते हैं। तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है अभी मेरे प्यारे साथियों, अरस्तु की नागरिकता अवधारणा किस हद तक प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से जुड़ी है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से जुड़ी है, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से जुड़ी है ना। तो हालांकि आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक न्याय तो अपने आप में एक प्रकार की अवधारणा है, प्राकृतिक न्याय अपने आप में एक प्रकार का सिद्धांत भी है, प्राकृतिक न्याय अपने आप में एक प्रकार की विचारधारा भी है, जिसमें बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन एक बात को बहुत ज़्यादा केंद्र में रखा जाता है कि प्राकृतिक तौर पर सभी मनुष्य समान हैं, प्राकृतिक तौर पर सभी मनुष्य समान हैं। लेकिन जब अरस्तु ने अपना नागरिकता संबंधी विचार रखा तो वो प्रकृति के इस नियम की खिलाफत करते हुए पाए गए। उन्होंने प्राकृतिक तौर पर सभी लोगों को समान नहीं माना, बल्कि उन्होंने ये पाया, उन्होंने ये कहा कि प्राकृतिक तौर पर ही मनुष्य क्या है असमान है, क्योंकि कुछ लोगों में मानसिक योग्यता अच्छी होती है और कुछ लोगों में शारीरिक योग्यता क्या है अच्छी होती है, कुछ लोगों में शारीरिक योग्यता क्या है अच्छी होती है। तो मेरी बातों को समझो कि जब आप प्राकृतिक न्याय की बात करते हैं तो प्राकृतिक न्याय में इन बातों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि प्राकृतिक तौर पर हम सभी लोग एक समान हैं, इसी नाते हमारे मध्य समानता को स्थापित किया जाए, एक दूसरे के संदर्भ में हमारे साथ समान व्यवहार किया जाए। आप नागरिक शास्त्र के छात्र छात्राएं हैं, आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं आपको समझाने का कार्य कर रहा हूं कि अरस्तु अपने नागरिकता संबंधी विचार के प्रस्तुतिकरण के आलोक में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। वो सभी लोगों को प्राकृतिक तौर पर समान नहीं मानते, बल्कि लोगों को प्राकृतिक तौर पर क्या है असमान मानने का कार्य करते हैं, असमान मानने का कार्य करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको समझाया, उनका कहना था कि ऐसा प्राकृतिक तौर पर ही होता है कि कुछ लोगों के व्यक्तित्व में मानसिक योग्यता अच्छी होती है और कुछ लोगों के व्यक्तित्व में शारीरिक योग्यता अच्छी होती है। तो मानसिक योग्यता का अच्छा होना और शारीरिक योग्यता का अच्छा होना ये लोगों के मध्य समानता नहीं लाता, बल्कि लोगों के मध्य क्या है असमानता को लाने का कार्य करता है। अब पढ़ते हैं सवाल कि अरस्तु की नागरिकता अवधारणा किस हद तक प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से जुड़ी है। तो आप इस बात को समझो कि यह आंशिक समानता और भेद को मान्यता देती है। यह आंशिक समानता भेद को मान्यता देती है, यह आंशिक समानता भेद को मान्यता देती है। अब यहां पर आंशिक समानता का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आंशिक समानता का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहां पर आंशिक समानता का मतलब क्या हो जाएगा कि जिनके पास मानसिक योग्यता उच्च कोटि की है ना, उनको क्या माना जाएगा समान माना जाएगा।
उनको क्या माना जाएगा? समान माना जाएगा। उनको क्या माना जाएगा? समान माना जाएगा। और देखो, जिनके पास है ना शारीरिक योग्यता उच्च कोटि की है और मानसिक योग्यता उच्च कोटि की नहीं है, मानसिक योग्यता उच्च कोटि की नहीं है, मानसिक योग्यता उच्च कोटि की नहीं है, इनके साथ क्या हो जाएगा? इनके साथ क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। इनके साथ क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। इनके साथ क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, है ना। तो आंशिक समानता का मतलब क्या होगा कि जिनके पास मानसिक योग्यता उच्च कोटि की है वो एक दूसरे के संदर्भ में क्या माने जाएंगे? समान माने जाएंगे, यानी कि इक्वल माने जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत जिनके पास फिजिकल एफिशिएंसी तो अच्छी है लेकिन मेंटल एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों को जब आप उन लोगों के साथ जोड़ने का काम करोगे जिनके पास मेंटल एफिशिएंसी अच्छी है, तो ऐसे वाले लोगों के साथ क्या हो जाएगा? भेदभाव हो जाएगा। कैसे वाले लोगों के साथ? जिनके पास शारीरिक योग्यता तो अच्छी है लेकिन मानसिक योग्यता उच्च कोटि की नहीं है, लेकिन मानसिक योग्यता उच्च कोटि की नहीं है। तो यहां पर जो प्रॉपर आंसर आप लेते हुए चलेंगे, आंशिक समानता जुड़ेगी और यहां पर क्या जुड़ेगा? भेदभाव आपको जुड़ेगा, जैसे मैंने डिफाइन करके आपको दिखाया है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्यारे साथियों? 9 की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसको आप पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अरस्तु का कथन, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, नागरिकता की किस विशेषता को पुष्ट करता है? तो यहां का मतलब क्या हो जाएगा? यहां का मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉपर जो आंसर आप लेके चलेंगे, यह सामाजिक राजनीतिक सहभागिता का परिणाम है। यह सामाजिक राजनीतिक सहभागिता का परिणाम है। यह सामाजिक राजनीतिक सहभागिता का परिणाम है। क्योंकि आपको पता होगा कि अरस्तु ने मानव को जब एक राजनीतिक प्राणी कहा तो उसी के आलोक में राजनीतिक पशु भी कहा। और अरस्तु ने यह समझाने का कार्य किया कि मनुष्य जो है वो अपना विकास करने की इच्छा रखता है, लेकिन जो पशुओं का समाज है वो भी अपना विकास करने की इच्छा रखता है। लेकिन जो पशुओं का समाज है अपना जो विकास किए जाने के संदर्भ में कभी भी अपना जुड़ाव ना तो किसी सोसाइटी के साथ कर पाता है और ना ही कभी अपना जुड़ाव किसी स्टेट के साथ कर पाता है। तो पहले जो अरस्तु हैं मनुष्य और पशु दोनों को समान रखने की बात करते हैं और आपको ये समझाने का कार्य करते हैं कि मानव के व्यक्तित्व में अपना विकास करने की इच्छा पाई जाती है और पशु में भी अपना विकास करने की इच्छा पाई जाती है। लेकिन जो मानव है वो पशुओं के समाज को या पशुओं को पीछे छोड़ने का कार्य कर देता है, क्योंकि जो पशु हैं वो अपना विकास किए जाने के संदर्भ में कभी भी अपना जुड़ाव ना तो किसी समाज के साथ कर पाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ कर पाते हैं। लेकिन मानव अपने विकास को सुनिश्चित किए जाने के संदर्भ में या अपने आप को विकास के पथ पर आगे बढ़ाए जाने के संदर्भ में अपना जुड़ाव राज्य के साथ कर लेता है, अपना जुड़ाव समाज के साथ कर लेता है। और जब वो अपना जुड़ाव समाज के साथ करता है और राज्य के साथ करता है तो समाज की गतिविधियों में उसका पार्टिसिपेशन भी आता है और राज्य की गतिविधियों में उसका पार्टिसिपेशन भी आता है। तो यहां मामला किसका है? पार्टिसिपेशन का है, सहभागिता का है। तो प्रॉपर आंसर क्या लेके चलेंगे? यह सामाजिक राजनीतिक सहभागिता का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो यहां पर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। बी क्या होगा आपका यहां पर? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा हुआ है? अरस्तु नागरिकता में कानून पालन की बजाय शासन निर्माण को क्यों प्राथमिकता देते हैं? हालांकि अरस्तु ने यह कहा था कि श्रेष्ठ नागरिक का मतलब क्या होगा। हालांकि अरस्तु ने यह कहा था कि श्रेष्ठ नागरिक का मतलब क्या होगा। तो श्रेष्ठ नागरिक का मतलब क्या होगा? जो कानून का पालन करता हो, जो कानून का पालन करता हो, जो कानून का पालन करता हो, जो कानून का पालन करता हो। लेकिन इस बात को कहते हुए उन्होंने अधिक प्राथमिकता किसको दी?
अधिक प्राथमिकता किसको दी? शासन निर्माण। तो यहां पर शासन निर्माण का मतलब क्या हो रहा है? यहां पर शासन निर्माण का मतलब क्या हो रहा है? यहां पर शासन निर्माण का मतलब क्या हो रहा है? शासन में भागीदारी, शासन में भागीदारी, शासन में भागीदारी। या इसको बदल के आप ऐसे भी कह सकते हैं, राज्य की गतिविधियों में भागीदारी, राज्य की गतिविधियों में भागीदारी, राज्य की गतिविधियों में भागीदारी, राज्य की गतिविधियों में भागीदारी। तो बातें दोनों सही हैं, बातें मेरे प्यारे साथियों दोनों सही हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो व्यवस्थित नागरिक है, जो संगठित नागरिक है या जो श्रेष्ठ नागरिक है, वो वही है जो राज्य के कानूनों का पालन करता हो या जो राज्य के नियमों का पालन करता हो। लेकिन उन्होंने अधिक प्राथमिकता किसको दी? शासन निर्माण कार्य या शासन में भागीदारी के मामले को या राज्य की गतिविधियों में भागीदारी के मामले को। तो इसको पढ़ते हैं अब, ये तो डिफाइन कर दिया मैंने। अरस्तु नागरिकता में कानून पालन के बजाय शासन निर्माण को क्यों प्राथमिकता देते हैं? क्योंकि राजनीति नैतिकता से श्रेष्ठ है, क्योंकि शासन में भागीदारी ही स्वतंत्रता है, क्योंकि शासन में भागीदारी ही स्वतंत्रता है। ये मैंने अभी पीछे आपको समझाया भी था, क्योंकि शासन में भागीदारी ही स्वतंत्रता है, क्योंकि शासन में भागीदारी ही क्या है? स्वतंत्रता है। मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर आपको शासन में भागीदारी का मौका मिलता है तो आपके व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति दी जाती है, आपके व्यक्तित्व को स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि शासन में भागीदारी ही क्या है? स्वतंत्रता है, क्योंकि आप बोलेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देने का काम करेंगे, अपने विचारों को बाहर उतारने का काम करेंगे या अपने विचारों को बाहर लाने का कार्य करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 के रिगार्डिंग जो राइट आंसर क्या होगा आपका? बी विल बी द राइट आंसर। बी क्या होगा आपका यहां पर मेरे प्यारे साथियों? आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ लेते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आपसे पुटअप किया गया? अरस्तु के नागरिकता विचार और प्लेटो की नागरिकता अवधारणा में प्रमुख अंतर क्या है? यानी कि मेजर डिफरेंस आपको बताना है। मेजर डिफरेंस आपको बताना है। मेजर डिफरेंस क्या है आपको बताना है। मेजर डिफरेंस क्या है आपको बताना है। मेजर डिफरेंस क्या है आपको बताना है। अब जब ये सवाल आ ही गया तो मैं एक बात आपको कहते हुए चलूंगा, बहुत कुछ मेरे मन में है जो मुझे आपके सामने रखना है ना। और वो बहुत कुछ जो मेरे मन में है जो आपके सामने रखना है वो YouTube के माध्यम से मैं आपके सामने रखूंगा। यहां हम सब लोग विद्यार्थी हैं, हमारा एक परम कर्तव्य ये बन जाता है कि अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी विचार है उसका जो कंपैरिजन है प्लेटो के नागरिकता संबंधी विचार के साथ हो जाए, तो उसे हम फिर कभी कर लेंगे। लेकिन एक बात यहां पर हम बताते हुए चलेंगे, पहले इस सवाल को अटेम्प्ट कर लेते हैं। अरस्तु के नागरिकता विचार और प्लेटो की नागरिकता अवधारणा में प्रमुख अंतर क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब परेशान मत करना। आप एक बात जानते हैं, बस इतना पकड़ लेना कि अरस्तु क्या है? यथार्थवादी हैं। अरस्तु क्या है? यथार्थवादी हैं। और अगर वो यथार्थवादी हैं तो व्यवहारिक अधिक हैं। अगर वो यथार्थवादी हैं तो व्यवहारिक अधिक हैं। व्यवहारिक क्या है? अधिक है। व्यवहारिक क्या है? अधिक है। हालांकि उनका जो नागरिकता संबंधी विचार है वो कठोर है, उसमें कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जो यूनान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने रखा था तो उनके नागरिकता संबंधी विचार को लागू करना आसान भी था, बहुत ज़्यादा टिपिकल मामला नहीं था। लेकिन जो प्लेटो आपके सामने आते हैं तो प्लेटो आपके सामने क्या है? काल्पनिक है। और उनको काल्पनिक होने के साथ साथ हमने किस रूप में देखा है? आदर्शवादी रूप में देखा है। काल्पनिक होने के साथ साथ हमने उनको किस रूप में देखा है? आदर्शवादी रूप में देखा है ना। तो मेजर डिफरेंस जो आपको बताना है वो इसी से आपका निकल जाएगा। यानी कि प्लेटो का दृष्टिकोण क्या है? दार्शनिक है और आदर्शवादी है। और अरस्तु का दृष्टिकोण क्या है? व्यवहारिक है और संस्थागत है। व्यवहारिक है और संस्थागत है। व्यवहारिक है और संस्थागत है, इसका मतलब क्या है? संस्थागत होने का मतलब क्या है कि लागू होने का विषय है। संस्थागत होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों? लागू होने का विषय है। लागू होने का विषय है। बहुत प्यार के साथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो आपके सामने आ जाता है। बहुत प्यार के साथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपके सामने क्या है? आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12,
ये जो सवाल हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैंने आपके सामने रखे हैं। ये जो सवाल हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैंने आपके सामने रखे हैं जिस पैटर्न पे हमने आपको पेड क्लासेस में पढ़ाया है। बिल्कुल वही बातें हैं। अगर वो बातें आपने अपने मस्तिष्क में स्थापित कर ली होंगी तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप इन तमाम प्रकार के सवालों को अटेम्प्ट करने का काम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर इससे पहले क्या था, शायद मैं नंबर भूल गया, तो इसको 12 मान लेते हैं। आई थिंक 12 है। अरस्तु की नागरिकता, अरस्तु का जो नागरिकता सिद्धांत है या नागरिकता का जो सिद्धांत है, तो आपको ऐसे पढ़ना है कि अरस्तु की नागरिकता का सिद्धांत का कौन सा पहलू आधुनिक रिपब्लिकन विचारधारा से सबसे अधिक मेल खाता है। आधुनिक रिपब्लिकन का मतलब क्या है, आधुनिक रिपब्लिकन का मतलब क्या है, यानी कि मॉडर्न रिपब्लिकन का मतलब क्या होगा, सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी, सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी, सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी। और यहां सार्वजनिक का मतलब दोनों हो जाता है ना, यानी कि राज्य भी हो जाता है, राज्य भी हो जाता है, और राज्य के साथ क्या हो जाता है आपका, समाज भी हो जाता है, समाज भी हो जाता है। और अरस्तु का जो नागरिकता संबंधी विचार है उसमें क्या मिल जाता है, उसमें आपको क्या मिल जाता है, शासन में भागीदारी आपको मिल जाता है, शासन में क्या है, भागीदारी आपको मिल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉमन ग्राउंड क्या बना, तो यहां पर आपका जो कॉमन ग्राउंड बना, कॉमन ग्राउंड क्या बना, तो यहां पर आपका कॉमन ग्राउंड बन जाता है पार्टिसिपेशन। क्या बन जाता है, पार्टिसिपेशन। कॉमन ग्राउंड क्या बन जाता है मेरे प्यारे साथियों, पार्टिसिपेशन बन जाता है ना। तो मेल खाता है, यानी कि समानता आपको बताना है, तो आप क्या बताएंगे, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी, सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी। क्योंकि अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी सिद्धांत के आलोक में शासन की भागीदारी की बात की, और जो आपके मॉडर्न रिपब्लिक होता है या मॉडर्न रिपब्लिकन जो सिस्टम आपका होता है उसमें इस बात को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि सार्वजनिक जीवन में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। और यहाँ पर सार्वजनिक जीवन का मतलब क्या हो जाएगा, समाज की गतिविधियों में पार्टिसिपेशन और राज्य की गतिविधियों में पार्टिसिपेशन, और राज्य की गतिविधियों में पार्टिसिपेशन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को अप्रोच कर लेते हैं। तो 13 में आपको क्या दिया हुआ है, अरस्तु ने नागरिकता में विदेशियों को बाहर रखा है ना, ये मैंने क्लास में पढ़ा भी रखा है। अरस्तु ने अपने नागरिकता संबंधी विचार के आलोक में विदेशियों को बाहर रखा। विदेशियों को बाहर रखने का मतलब क्या है, ये हमने सर्कल बनाया, ये क्या आपका S1 स्टेट नंबर 2 है। ये हमने सर्कल आपके सामने बनाया, ये क्या है, S2 है, और ये सर्कल हमने आपके सामने क्या बनाया, ये आपका S3 है ना। तो इसको आप क्या मान लेंगे, मूल राज्य मान लेंगे। इसको आप क्या मान लेंगे, मूल राज्य मान लेंगे। H2 को आप क्या मान लेंगे, विदेशी राज्य मान लेंगे, विदेशी राज्य आप मानते हुए चलेंगे। और S3 को भी आप क्या मानेंगे, विदेशी राज्य मानते हुए चलेंगे। S3 को भी आप क्या मानते हुए चलेंगे, विदेशी राज्य मानते हुए चलेंगे, विदेशी राज्य मानते हुए चलेंगे। अब मेरी बात समझो कि ये जो मूल राज्य है इसके अपने मान लीजिए कुछ नियम हैं, या कुछ क्या है, कानून है, या कुछ क्या है मेरे प्यारे साथियों, व्यवस्थाएं हैं। क्या है, व्यवस्थाएं हैं, है ना। तो अगर ये जो आपके विदेशी राज्य हैं, यहाँ के लोगों को आप यहाँ उठाने का काम करोगे, यहाँ के लोगों को आप यहाँ उठाने का काम करोगे, और यहाँ के लोगों को अगर आप S1 के आलोक में नागरिकता देने का काम करोगे, S1 के आलोक में क्या है, नागरिकता देने का काम करोगे, तो S1 के पास यानी कि मूल राज्य के पास जो अपने नियम हैं, जो अपने कानून हैं, जो अपने व्यवस्थाएं हैं, इन पर क्या पड़ेगा, इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इन पर क्या पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, इन पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अरस्तु यही समझाते हैं कि विदेशियों से आप इतनी सकारात्मक अपेक्षा करके नहीं चल सकते कि वो आपके राज्य में आ जाएं और आप उनको नागरिकता प्रदान करें, शासन में भागीदारी भी दे दें, लेकिन आप उनसे इतनी अधिक सकारात्मक अपेक्षा करके नहीं चल सकते कि वो आपके नियमों को सम्मान देने का काम करेंगे, आपके कानूनों को सम्मान देने का काम करेंगे, या आपकी व्यवस्थाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। तो मुख्य कारण यहाँ जो आपको बताना है, तो आपको इसी आधार पर बताना है कि विदेशी स्थानीय न्याय व परंपरा से असंबद्ध थे।
इसका प्रॉपर आंसर क्या बनेगा? बी आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्योंकि जो मैंने यहां पर आपको समझाने का कार्य किया है उसका पूरा पूरा जो भाव यहां पर जुड़ेगा वो किसके साथ जुड़ेगा? वो बी जो ऑप्शन है उसके साथ क्या है? जुड़ के काम करेगा। उसके साथ क्या है मेरे प्यारे साथियों? जुड़ के काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम अप्रोच करेंगे। आइए मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा हुआ है? अरस्तु की नागरिकता अवधारणा का कौन सा तत्व आधुनिक लोकतांत्रिक नागरिकता से सर्वाधिक विपरीत है? सर्वाधिक विपरीत है। तो सर्वाधिक विपरीत यानी कि आपको क्या बताना है? मोर अपोजिट आपको बताना है। मोर अपोजिट आपको बताना है। मोर अपोजिट आपको बताना है भैया स्त्रियों और दासों का बहिष्कार। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्त्रियों व दासों का बहिष्कार। क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में दास तो आपको दिखाई नहीं पड़ते और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्त्रियों को शासन में भागीदारी का मौका देती है और साथ ही साथ क्या है? मतदान का अधिकार भी देने का कार्य करती है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक नागरिकता से सर्वाधिक विपरीत आपको बताना था। तो यहां पर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्त्रियों व दासों का बहिष्कार। स्त्रियों व दासों का बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। 15 की बात कर लेते हैं। आ जाओ, तो हमारे पास 15 में क्या है मेरे प्यारे साथियों? अरस्तु की नागरिकता अवधारणा में न्याय की भूमिका किस रूप में दिखाई पड़ती है? न्याय का भी मतलब वही है। हालांकि न्याय के अरस्तु ने अलग अलग पहलू गिनाए हैं, लेकिन इस सवाल की डिमांड के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। अरस्तु की नागरिकता अवधारणा में न्याय की भूमिका दैट मीन्स रोल ऑफ जस्टिस किस रूप में दिखाई पड़ता है? समानता का अधिकार, राजनीतिक दायित्व का निर्धारक, आर्थिक वितरण का साधन या धार्मिक मूल्यों का प्रतीक। प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दायित्व का निर्धारक। राजनीतिक दायित्व का निर्धारक। क्योंकि अरस्तु जब अपना न्याय का सिद्धांत आपके सामने रखते हैं तो न्याय के सिद्धांत में भी वो मानसिक योग्यता को बहुत अधिक प्राथमिकता देते हैं और मानसिक योग्यता वाले लोगों के बारे में कहते हैं कि भैया आपको इन्हें क्या देने होंगे? आपको इन्हें क्या देने होंगे? अधिकार देने होंगे। और अधिकार का मतलब क्या होगा? शासन में भागीदारी, राजकीय पद इनको देने पड़ेंगे, राजकीय सम्मान इनको देने पड़ेंगे, राजकीय पुरस्कार क्या हैं? इनको देने पड़ेंगे। तो बात वही आ जाती है कि न्याय में भी जो अरस्तु हैं वो लोगों की मानसिक योग्यता को प्राथमिकता देते हैं और शासन में भागीदारी उनका लाना चाहते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों के पास मानसिक योग्यता उच्च कोटि की है उनका शासन में भागीदारी आ जाना चाहिए। यह उनके लिए क्या होगा? न्याय होगा। और शासन में भागीदारी का मतलब क्या होगा? शासन में भागीदारी का मतलब क्या होगा कि आप उन्हें एक प्रकार से शासन में भागीदारी के रूप में क्या है? अधिकार देने का काम करेंगे कि शासन में भागीदारी लाने का आपका क्या है? अधिकार है। शासन में भागीदारी लाने का क्या है? आपका अधिकार है। यह अधिकार आपको दिया जाता है। राजकीय पद प्राप्त करने का अधिकार आपको है। राजकीय पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार आपको है। राजकीय सम्मान प्राप्त करने का अधिकार क्या है? आपको है। तो यह भाव यहां पर नजर आता है। तो न्याय की भूमिका किस रूप में दिखाई पड़ती है? इसका मतलब यहां पर हम लेते हुए चलेंगे राजनीतिक दायित्व का निर्धारक। तो है ना, क्यों? क्योंकि वो शासन में भागीदारी लाना चाहते हैं। शासन में भागीदारी लाना चाहते हैं। थोड़ा परेशान कर सकता है आपको ये, क्योंकि वो शासन में क्या है? भागीदारी लाना चाहते हैं। शासन में भागीदारी का मतलब क्या है? लोगों को अधिकार देना चाहते हैं, राजकीय पद दिलवाना चाहते हैं। तो इसका संबंध भी किसके साथ है? अधिकार की प्राप्ति के साथ है। राजकीय पुरस्कार दिलवाना चाहते हैं, राजकीय सम्मान दिलवाना चाहते हैं, राजकीय पुरस्कार दिलवाना चाहते हैं। तो इसका मतलब भी किसके साथ है? अधिकार की प्राप्ति के साथ है। अधिकार की प्राप्ति के साथ है। तो एक और वो अधिकार की प्राप्ति की बातें कर रहे हैं कि हम लोगों को अधिकार देना चाहते हैं, है ना, इस तरीके से कि शासन में भागीदारी अर्थात लोगों को शासन में भागीदारी लाने का अधिकार है, राजकीय पद प्राप्त करने का अधिकार है, राजकीय सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है, राजकीय पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझाते हैं कि शासन में भागीदारी अगर आप लाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा?
राज्य की गतिविधियों में आपकी भागीदारी है और राज्य की गतिविधियों में आपकी भागीदारी है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप साथ ही साथ क्या है, राजकीय जो दायित्व हैं, राजकीय जो दायित्व हैं, तो राजकीय दायित्व की पूर्ति भी करते हुए चलेंगे, राजकीय दायित्व की पूर्ति भी क्या है, करते हुए चलेंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर हम लेते हुए चलेंगे यहाँ पर बी विल बी द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, राइट आंसर आपका क्या है, हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है आपके सामने, अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य सर्वोत्तम जीवन है। यह विचार किस दार्शनिक परंपरा से जुड़ता है? इसको हम कहते हैं टेलियोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं, टेलियोलॉजी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेलियोलॉजी कहते हैं। और टेलियोलॉजी का मतलब क्या होता है, उद्देश्यवाद हो जाता है। उद्देश्यवाद का मतलब क्या हो जाता है, लोक कल्याणकारी राज्य की जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना, लोगों के जीवन को आसान बनाना, लोगों के जीवन को नाना प्रकार की सुविधाएं देना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो टेलियोलॉजी हो जाएगा, यानी कि हिंदी में क्या हो जाएगा, उद्देश्यवाद हो जाएगा। उद्देश्यवाद क्या है आपका, राइट आंसर यहां पर क्या है, हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 तो हमने अटेम्प्ट कर लिया ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। अरस्तु नागरिकता की परिभाषा को राजनीतिक कृत्यों तक सीमित रखते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार शासन में भागीदारी की बात की, राजनीतिक या राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की बात की। तो राजनीतिक कृत्यों तक सीमित रखते हैं, यह बात बिल्कुल क्या है, सही है। इसका सीधा अर्थ क्या है, नागरिक केवल करदाता हैं, नागरिक केवल सैनिक हैं, नागरिक केवल राजनीतिक व न्यायिक गतिविधियों में भागीदार हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते ही बन जाता है सी, देखते ही बन जाता है सी। और आपको याद करना चाहिए अर्नेस्ट बार्कर को। अर्नेस्ट बार्कर ने साफ साफ कहा कि अरस्तु के नागरिक क्या हैं, राज्य के शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि नागरिक उन्हीं को माना गया है जो शासन में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करवा रहे हैं या जो राज्य की गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवा रहे हैं। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, देखते ही बन रहा है सी विल बी द राइट आंसर। सी क्या होगा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। आ जाओ क्या है 19 में, एक मिनट। तो 19 में क्या है आपके सामने, देख लेते हैं भाई। अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम राज्य में नागरिकता की प्रकृति क्या होगी, सीमित और अभिजात, विस्तृत और समान, मिश्रित व संतुलित, है ना। आप समझ गए ना, सर्वोत्तम राज्य पढ़ा होगा ना आपने, सर्वोत्तम राज्य, सर्वोत्तम शासन व्यवस्था, सर्वोत्तम संविधान। तो जब अरस्तु सर्वोत्तम राज्य की बात करते हैं, सर्वोत्तम संविधान की बात करते हैं और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तो मिश्रित रूप को स्वीकार करते हैं। और जब राज्य के मिश्रित रूप को माना जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, या संविधान के मिश्रित रूप को कैलकुलेट किया जाता है, तो उसे काफ़ी अच्छा भी माना जाता है और उसे काफ़ी बैलेंस्ड भी माना जाता है। यानी कि वो संतुलन भी क्या है, बनाने का काम करता है, वो संतुलन भी क्या है, बनाने का काम करता है। तो आंसर क्या होगा, मिश्रित व संतुलित हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, मिश्रित व संतुलित आपका हो जाएगा। ये बातें आपने पढ़ी होंगी कि अरस्तु, है ना, सर्वोत्तम राज्य बराबर राज्यों का मिश्रित रूप, सर्वोत्तम संविधान बराबर नाना प्रकार के संविधानों का मिश्रित रूप, सर्वोत्तम शासन व्यवस्था बराबर नाना प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप। तो मिश्रित रूप को उन्होंने बहुत अच्छा माना था। और जो अगर हम मिश्रित रूप की बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, एक संतुलन भी आपको देने का काम करता है, एक बैलेंस भी क्या है आपके सामने स्टैब्लिश करता है। इसलिए क्या माना जाएगा, मिश्रित व संतुलित क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर आपका हो जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। अरस्तु की नागरिकता अवधारणाओं को किस आधुनिक सिद्धांतकार ने बहिष्करणात्मक नागरिकता कहा, है ना। अरस्तु की नागरिकता अवधारणाओं को किस आधुनिक सिद्धांतकार ने बहिष्करणात्मक नागरिकता कहा, यानी कि क्या कहा कि नागरिकता का जो विषय है
अरस्तु का जो नागरिकता का विषय है वो क्या है, बहिष्कार करने योग्य है। वो क्या है, बहिष्कार करने योग्य है। वो क्या है, बहिष्कार करने योग्य है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे वर्गों को नागरिकता की दुनिया से बाहर रखा गया या नागरिकता से वंचित कर दिया गया, इस नाते ये क्या है, बहिष्कार करने योग्य है। तो ये जो कहा है, ये जो कोटेशन आपका जुड़ता है वो हन्ना अरेंट के साथ जुड़ता है। अब बात क्या है, हन्ना अरेंट के साथ ही क्यों जुड़ता है? क्योंकि जो हन्ना अरेंट है वो क्या है, वो तो नारीवादी हैं। वो तो क्या है, नारीवादी हैं। वो तो क्या है, नारीवादी हैं। और जो अरस्तु हैं वो क्या है, वो महिलाओं को नागरिकता नहीं देते हैं। वो क्या है, महिलाओं को नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं। वो क्या है भाई, महिलाओं को नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं। इस नाते जो हन्ना अरेंट हैं उन्होंने अपना नारीवादी वाला व्यवहार किया, फेमिनिस्ट हैं बहुत बड़ी, है ना, और अरस्तु को घेरा कि आपने महिलाओं को इतना कमजोर मान लिया कि आपने साफ साफ ये कह दिया कि महिलाओं के व्यक्तित्व में मानसिक योग्यता का पूरा पूरा अभाव है। अरे आप क्या बातें कर रहे हो? और इसी बात को आधार बनाते हुए आपने महिलाओं को नागरिकता की दुनिया से वंचित ही आपने कर दिया। तो ये जो है हन्ना अरेंट का मामला है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, हन्ना अरेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21। अरस्तु के नागरिकता विचारों की सबसे बड़ी दार्शनिक चुनौती क्या है? फिलोसफिकल चैलेंज आपको बताना है। द लार्जेस्ट वन फिलोसफिकल चैलेंज आपको बताना है, सबसे बड़ी दार्शनिक चुनौती आपको बताना है। तो यहां पर सार्वभौमिक मताधिकार को नकारना सही बात है, क्योंकि अरस्तु नागरिकता के मुद्दे को सार्वभौमिक नहीं मानते, यानी कि सभी लोगों को नागरिकता देने की बात नहीं करते। इसी नाते ये कहा जाता है कि मतदान का अधिकार भी जो है उनके अकॉर्डिंग वो सार्वभौमिक रूप में एक्सेप्ट नहीं किया गया। मतदान का अधिकार भी उन्होंने क्या है, सभी लोगों को देने का कार्य नहीं किया था। बात को समझना, नागरिकता को सार्वभौमिक रूप में स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे लोगों को, वर्गों को नागरिकता की दुनिया से बाहर रखने का कार्य किया। और ये समझ जाइए कि जो लोग नागरिकता के दुनिया से बाहर हो गए उनको मतदान का अधिकार भी नहीं मिला, उनको मतदान का अधिकार भी नहीं मिला, ये स्पष्ट है। तो यहां पर जो कहा गया है कि सार्वभौमिक मताधिकार को नकारना, ये बिल्कुल सही है। राज्य को व्यक्ति से श्रेष्ठ मानना, ये तो बात है भाई। अगर स्टेट के सामने आप किसको रखेंगे, सिटीजन को रखने की बात करेंगे अरस्तु के अकॉर्डिंग, तो वो स्टेट को क्या देते हैं, अधिक प्राथमिकता देते हैं, अधिक प्राथमिकता देने का कार्य करते हैं। राज्य को व्यक्ति से श्रेष्ठ मानना या राज्य को व्यक्ति से पहले मानना, या राज्य को व्यक्ति से पहले मानना, सही है ना। राज्य को क्या है, व्यक्ति से श्रेष्ठ मानना या राज्यों को व्यक्ति से पहले मानना। तो ये भी क्या है, कैलकुलेट हो रहा है। प्राकृतिक असमानता पर बल देना, है ना, वो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। प्राकृतिक असमानता का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने प्राकृतिक तौर पर यह सिद्ध करने का कार्य किया कि सभी लोग समान नहीं होते बल्कि लोग असमान हो जाते हैं। कुछ लोगों के पास मानसिक योग्यता बड़ी अच्छी होती है और कुछ लोगों के पास क्या है, शारीरिक योग्यता बड़ी अच्छी होती है। और यही क्या है, असमानता पैदा करने का काम करते हैं लोगों के मध्य या मनुष्य के मध्य। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल कैलकुलेट हो रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ी दार्शनिक चुनौती क्या है, उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 21 के रिगार्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। डी आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये चुनिंदा सवाल हैं, अगर आप इनको एक बार बहुत प्यार के साथ अटेम्प्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इतना मान के चलिएगा कि अरस्तु का जो नागरिकता वाला मुद्दा है उसमें आप काफी हद तक अपने आप को क्या है, ठीक पाएंगे। एक बड़ी सुविधा आपको क्या है, प्राप्त होगी। एक बड़ी सुविधा क्या है, आपको प्राप्त होगी, है ना। और अभी जो मैंने जिस तरीके से सवाल रखे हैं, ये सवाल नागरिकता के संदर्भ में केवल ऐसे ही नहीं आएंगे, इन सवालों के भी नाना प्रकार के रूप आपके सामने आएंगे। मैंने मजाक में 5-4 प्रश्नों की बातें नहीं की हैं। अभी तो मैं केवल आपको क्या है, आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई सवाल जब घूम के आता है या सवाल को अटेम्प्ट किए जाने के संदर्भ में जब विचार करना पड़ता है, जब कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तब की बात क्या होती है। अब जब नागरिकता के अलग भी सवाल आपके सामने आएंगे तो कोटेशन आधारित आएंगे, किताब आधारित आएंगे, जो बिल्कुल फैक्चुअल ओरिएंटेड होते हैं। तो फैक्चुअल ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होंगे आपके सामने वो अलग आएंगे।
वो क्या होंगे, अलग आएंगे। तो अभी तो हम केवल विचारों की दुनिया की बात कर रहे हैं, तो इनको एक बार देखना मेरे प्यारे साथियों, और इनको एक बार समझना है ना। ठीक है, तो इस सेशन में क्या है, इतना ही। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।